सूरजपुर गांव में एक पुराना कुआं था। ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं था, ये रहस्यों का भंडार था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये कुआं सदियों पुराना है। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया था, कब बनाया था। बस इतना पता था कि यहाँ कुछ अजीब होता रहता है। लोग कहते थे कि इस कुएं के पास एक अजीब सी बात है। रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी लगता था जैसे कोई रो रहा हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जो सच जान ले वो जिंदा नहीं रहता। ये कहावत सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रमेश एक साधारण आदमी था। 30 साल का, मेहनती, ईमानदार, खेतीबाड़ी करता था, अपनी पत्नी सीता के साथ खुशी से रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी उससे घर चलाने के लिए काफी थी। कोई बड़ी चाहत नहीं थी उसकी, बस अपना घर परिवार चलाना चाहता था। गांव में सबका प्यार था उस पर, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। लेकिन उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, रमेश घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उस रात का मौसम अजीब था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चांद तो चमक रहा था, लेकिन बादल बार बार उसे ढक रहे थे, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बुरा होने वाला है। रमेश रात के 10 बजे के आसपास घर से निकला था। सीता ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। रमेश ने कहा था कि मोहन ने बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। सीता को कुछ अजीब लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह जब सीता की नींद खुली तो रमेश का बिस्तर खाली था। पहले तो उसने सोचा कि शायद खेत में काम करने गया होगा। रमेश अक्सर सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता था, लेकिन दिन ढलने तक जब रमेश नहीं आया तो चिंता बढ़ने लगी। ये रमेश की आदत नहीं थी। वो हमेशा सीता को बताकर जाता था कि कब तक आएगा। सीता ने पूरे गांव में आवाज लगाई। लोग इधर उधर ढूंढने निकले, खेतों में गए, तालाब के पास गए, जंगल में भी देखा, लेकिन रमेश का कहीं पता नहीं था। और फिर उस पुराने कुएं के पास किसी को एक खून से सना हुआ कपड़ा मिला। ये रमेश की कमीज का टुकड़ा था, नीली कमीज जो सीता ने ही उसके लिए सिली थी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, डर का माहौल छा गया। हर चेहरा मासूम दिखता था, लेकिन हर आंख में डर था। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कौन जानता है कि किसने क्या किया है। गांव में अब तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। यहां तो चोरी भी नहीं होती थी और अब हत्या की बात हो रही थी। पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब ने पूरे गांव से पूछताछ की। वे एक अनुभवी अफसर थे, कई केस हल किए थे, लेकिन यह केस अलग था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जैसे सबको पता हो कि क्या हुआ है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे बात करते थे। बच्चे भी शोर नहीं मचा रहे थे, जैसे पूरा गांव डर गया हो। इंस्पेक्टर साहब समझ गए कि यह कोई साधारण केस नहीं है। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात की, रमेश के बारे में पूछा, उसके दोस्तों से मिले, उसके रिश्तेदारों से बात की। सबने एक ही बात कही कि रमेश एक अच्छा आदमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर कौन उसे मारना चाहेगा। सीता रो रही थी, लेकिन उसके सवाल आंसुओं से ज्यादा थे। वो बार बार कह रही थी कि रमेश को कोई परेशानी नहीं थी, उसके साथ सब कुछ ठीक था, घर में कोई समस्या नहीं थी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अचानक क्यों गायब हो गया? क्या वाकई में कोई दुर्घटना हुई थी या फिर कुछ और था? सीता की बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब को लगा कि यहाँ कुछ गहरी बात है। इंस्पेक्टर साहब ने गांव के मुखिया से भी बात की। मुखिया एक 50 साल का आदमी था। गांव में उसका बहुत सम्मान था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि रमेश ने मुखिया को किसी से बहस करते देखा था। ये बात कुछ दिन पहले की थी। रमेश ने किसी को बताया था कि मुखिया किसी से जोर जोर से बात कर रहा था। शक की सुई मुखिया की तरफ घूमने लगी, लेकिन मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि उसका रमेश से कोई झगड़ा नहीं था, वो तो रमेश को अपने बेटे की तरह मानता था। दिन बीतते गए, पुलिस की जांच चलती रही। गांव वाले धीरे धीरे अपने काम में लग गए, लेकिन वो कुआं अब भी सबको डराता था। रात के समय कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे दिन में भी उस तरफ नहीं जाते थे। लोग कहने लगे कि कुएं में भूत आ गया है, रमेश की आत्मा वहां भटकती है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। जो कुछ हुआ था वो किसी अजनबी का काम नहीं था। ये तो अपनों का धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा धोखा जो खून के रिश्ते को भी तोड़ देता था। रमेश का छोटा भाई मोहन था, सिर्फ 3 साल छोटा, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल अलग। बचपन से ही दोनों भाइयों में अंतर था। रमेश सीधा साधा था, मेहनती था, पढ़ाई में अच्छा था। मोहन में हमेशा से ही जलन थी।
उसे लगता था कि रमेश को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। माता पिता का प्यार, गांव वालों का सम्मान और सबसे बड़ी बात, जमीन के कागजात, पिता की संपत्ति, सब कुछ रमेश के नाम था। पिताजी ने अपनी वसीयत में सारी जमीन रमेश के नाम कर दी थी। उनका कहना था कि रमेश बड़ा है, जिम्मेदार है, वह मोहन का भी ख्याल रखेगा। लेकिन मोहन को ये बात हजम नहीं हुई। उसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। वह भी तो बेटा है, उसका भी हक है पिता की संपत्ति पर। यह जलन साल दर साल बढ़ती गई। मोहन अंदर ही अंदर रमेश से नफरत करने लगा। उस रात मोहन ने रमेश को कुएं के पास बुलाया था, कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। रमेश बेशक गया। उसे क्या पता था कि उसका अपना भाई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। रमेश को कभी शक नहीं हुआ था कि मोहन उससे इतनी नफरत करता है। मोहन ने रमेश से जमीन के कागजात की बात की, कहा कि अब उसका भी हक है, वह भी शादी करना चाहता है, उसे भी पैसों की जरूरत है। लेकिन रमेश ने मना कर दिया, कहा कि पिताजी ने जो फैसला किया था वही सही है। अगर मोहन को पैसों की जरूरत है तो वह उसकी मदद कर देगा, लेकिन जमीन बांटी नहीं जा सकती। इस बात पर मोहन का गुस्सा भड़क गया। पुरानी जलन, पैसों की भूख और उस रात का गुस्सा, सब कुछ मिलकर मोहन के दिमाग में आग लगा गया। उसने रमेश को धक्का दिया। रमेश संभल नहीं पाया और सीधे कुएं में गिर गया। कुआं गहरा था, बहुत गहरा। रमेश की चीख भी ऊपर तक नहीं पहुंची, बस एक धम की आवाज आई और फिर सन्नाटा। मोहन घबरा गया। उसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रमेश की कमीज का टुकड़ा कुएं के किनारे फंस गया था। मोहन ने उसे वहीं छोड़ दिया और भाग गया। उसे लगा कि अगर वह कपड़े का टुकड़ा हटाएगा तो शक हो जाएगा। अगले दिन जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो मोहन भी बाकी लोगों की तरह रो रहा था। वह अपने भाई की मौत का दुख मना रहा था, लोगों को तसल्ली दे रहा था, सीता भाभी को ढांढस बना रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा। मोहन के व्यवहार में कुछ अजीब बात थी। वह ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। दूसरे लोग दुखी थे, लेकिन मोहन डरा हुआ था। जब इंस्पेक्टर साहब ने उससे सीधे सवाल किए तो मोहन टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। रोते हुए कहा कि यह हादसा था, उसका इरादा रमेश को मारने का नहीं था, बस गुस्से में धक्का दे दिया था। वह नहीं जानता था कि रमेश कुएं में गिर जाएगा, लेकिन कुआं जानता था कि यह कोई हादसा नहीं था, ये तो साफ कत्ल था। मोहन ने जानबूझकर रमेश को उस जगह बुलाया था जहां कोई नहीं आता था। गांव वालों को जब पता चला कि रमेश को उसके अपने भाई ने मारा है तो सबके होश उड़ गए। कैसे हो सकता है कि एक भाई दूसरे भाई की जान ले ले, वो भी सिर्फ पैसे और जमीन के लिए? लोगों का भरोसा हिल गया। अगर भाई ही भाई को मार सकता है तो फिर किस पर भरोसा करें? मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। वो बार बार कह रहा था कि यह हादसा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही जलन थी, वही लालच था जिसने उसे अपने भाई का कातिल बना दिया था। पुलिस ने कुएं की तलाशी ली। रमेश का शव मिला, उसके सिर में गहरी चोट थी। सीता को जब सच्चाई पता चली तो वो बिल्कुल टूट गई। उसका पति मर गया था और वो भी अपने ही भाई के हाथों। ये दुख इतना गहरा था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो दिन रात रोती रहती थी, खाना पीना छोड़ दिया था। गांव की औरतें उसे समझाती थीं, लेकिन सीता कुछ नहीं सुनती थी। गांव में अब भी वो कुआं है, लोग अब भी उससे डरते हैं, लेकिन अब डर की वजह अलग है। अब वो कुआं सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना का गवाह है। एक ऐसी घटना जिसने दिखा दिया कि इंसान कितना गिर सकता है। पैसे और लालच के लिए कैसे भाई भी दुश्मन बन जाता है। मोहन को सजा मिली। कोर्ट ने उसे कत्ल का दोषी ठहराया। उसे 20 साल की सजा हुई, लेकिन सजा से क्या होता है? रमेश तो वापस नहीं आ सकता था। सीता का घर तो उजड़ ही गया था। गांव का माहौल हमेशा के लिए बदल गया था। आज भी सूरजपुर के लोग उस कुएं के पास से गुजरते समय कहते हैं, कुआं बोलता नहीं पर सच कभी डूबता नहीं। ये कहावत अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमेशा के लिए उस गांव में रह गई है। ये कहावत अब एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली बात है कि सच कितना भी गहरे दबाया जाए, एक दिन जरूर सामने आता है। रमेश की मौत ने गांव को एक सबक दिया। पैसा और जमीन इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं, कैसे लालच एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना देता है, और कैसे छोटे गांव में भी पैसे और लालच के चक्कर में बड़े बड़े अपराध